अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीबीए सेकंड। बेटा ये हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स यानी कि आज का लेक्चर नंबर 19 और जो नेक्स्ट वन मैं अपलोड करूँगी वो लेक्चर नंबर 20। ठीक है, बाकी 18 लेक्चर्स जो हैं वो आपके यूट्यूब पेज पे अपलोडेड हैं, वो मैं डिलीवर कर चुकी हूँ। ठीक है, और बाकी हमारे सिर्फ 2 लेक्चर रह जाते हैं, एक लेक्चर नंबर 19 और दूसरा है लेक्चर नंबर 20। तो इंशाल्लाह आज हम लेक्चर नंबर 19 के बारे में, लेक्चर नंबर 19 होगा ये हमारा। और इस लेक्चर नंबर 19 और 20 दोनों में जो आपके टॉपिक्स रह गए हैं वो तकरीबन कोई 5 टॉपिक हैं जो ओवरऑल पूरे सिलेबस के आपके रह गए हैं। ठीक है, बाकी सब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 4-5 टॉपिक्स रह गए हैं, वो हमने इन 2 लेक्चर्स में कवर अप करने हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, अब आपके जो टॉपिक्स रह गए हैं, लाइक यू कैन सी ओवर हियर बीबीए सेकंड रिमेनिंग लेक्चर्स। और बेटा इसमें जो हमारे टॉपिक हैं वो है टीम वर्क और ग्रुप बिहेवियर के बारे में। ठीक है, देन लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप एंड द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, और फिर प्रोसेस ऑफ कंट्रोल आ जाएगा एंड देन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज का जो लेक्चर नंबर 19 है उसमें हम ये टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, इन टॉपिक्स को यानी कि कंट्रोल, इसके प्रोसेस और इसके स्टैंडर्ड्स को कवर करेंगे। अगर टाइम बच जाता है तो फिर इंशाल्लाह हम लीडरशिप का टॉपिक, साथ में इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन कर लेंगे। मज़ीद अगर स्टाइल्स तक चले जाते हैं तो स्टाइल्स इसके टोटल 4 तरह के हैं, देखते हैं कि वो कितना हो पाता है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप सो कि इंट्रोडक्शन आज आपको मिल जाएगा लीडरशिप का। बाकी जो लेक्चर नंबर 20 है उसमें स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप को हम डिस्कस करेंगे, टीम वर्क को डिस्कस करेंगे और ग्रुप बिहेवियर को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ कंट्रोल के बारे में। ठीक है, सो इट्स हियर कंट्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, अच्छा बेटा, अब ये सारा बेसिकली ये जो कंट्रोल का वर्ड आया है या कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आया है, ये जो टर्म आई है कंट्रोल की, ये मैनेजमेंट के जो मेन 4 फंक्शंस हैं उनमें से एक है। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में मैंने आप सब स्टूडेंट्स को ये डिलीवर किया था कि एक ओवरऑल या एक टॉप ऑफ द लिस्ट जब हम मैनेजमेंट के फंक्शंस को देखते हैं तो वो टोटल 4 तरह के हैं। ठीक है, पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है लीडिंग और चौथा आ गया कंट्रोलिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर पाँचवा आई थिंक आ जाता है, उसमें सुपरविजन में आ जाता है। रिक्रूटिंग की सेंस में भी ले सकते हैं, हायरिंग की सेंस में भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, लेकिन एनी ओवरऑल जो 4 या 5 हैं जो मेजर आ जाते हैं। ठीक है बेटा, उनमें से यही कॉन्सेप्ट हम आज डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग, जो कि हम डिटेल में करेंगे कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, इसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं और इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, अच्छा बेटा, कंट्रोलिंग की जो डेफिनेशन है वो तो एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंट्रोल करना, किस चीज़ को कंट्रोल करना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, सिस्टम, ग्रुप्स एंड द प्रोसेसेस। ठीक है, अच्छा अब बेटा ये हम जब एक बिज़नेस कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उस बिज़नेस वो एम नहीं कंडक्ट हो रहा होता, उसके उसके पहले जो है वो बेटा मेरा गला प्रॉब्लम कर रहा है, जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा, मैं पानी ले आऊँ। ठीक है,
ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। तो बेटा मैं जो बात कर रही थी वो हम यहाँ पे थे कि कोई भी बिज़नेस को चलाने से पहले या चलाने तक जो है वो ऐसे नहीं चल जाता, सिर्फ रिसेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स पे नहीं चलता, बल्कि उससे पहले एक पूरी हिस्ट्री होती है, एक कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। और उस इन्फॉर्मेशन में लोगों के बारे में, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो ये कि सब चीज़ें जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके बिज़नेस के, उन सब लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, सिस्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, प्रोसेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और फिर इन सारी इंफॉर्मेशंस को जो है वो कंसिड्रेशन में रखते हुए जो है वो फिर हम अपने गोल्स, जो स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, एंड देन टारगेट्स सेट करते हैं हम अपने, वो सब इन चीज़ों के बारे में होता है। और फिर इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना, और उस पर नए जो आपने एक्शंस डिसाइड किए हैं, जो आपने अपने डिसीजंस लिए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, इन सब का कंट्रोल जो है वो कंट्रोलिंग में आ जाएगा। ठीक है। सो कंट्रोलिंग बेसिकली है क्या कि कंट्रोलिंग अलोज अ मैनेजर to measure how closely an organization is adhering to its set goals। बेटा एडहेरिंग का मतलब होता है करीब तर मूव करते जाना। ठीक है। जैसे लेट्स सपोज कि आपका गोल जो है वो 100% आपने सेट किया, लेकिन आपने शुरू 1% से करना था। उसको अचीव करने के लिए जो है वो आपने 1% से स्टार्ट किया, लेकिन वो है 100%। चलते चलते लेट्स सपोज कि आप 80% तक पहुंच चुके हैं। अब ये है एडहेरेंस टू द गोल। ठीक है, कि आप गोल के बिल्कुल करीब हैं, उसकी अचीवमेंट के करीब हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखना है, एक मैनेजर ने ये देखना है कि आपने जो अपने गोल्स सेट किए थे, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल हैं। अगर तो वो प्रोजेक्ट गोल्स होंगे तो वो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म होंगे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म चले जाते हैं देन उसमें भी फिर वो मंथ्स तक भी चलते हैं, कुछ ईयर्स तक भी चलते हैं। तो एनी हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द डिसीजन और द न्यू क्राइटेरिया दैट यू आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस। ठीक है। तो लेकिन इसमें जो है वो कंट्रोलिंग में बेसिकली मैनेजर ने ये देखना होता है कि आप कितना अपने गोल के एडहेयर हैं। ठीक है। सो कंट्रोलिंग इज़ अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। कंट्रोलिंग इज़ आल्सो अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स अ फीडबैक फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। बेटा अब जो है वो कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। इसके प्रोसेस में जो है वो टोटल 5 स्टेप्स हैं। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, नंबर 2 पर आ जाता है मेजरिंग परफॉर्मेंस, नंबर 3 पर है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, नंबर 4 पर है टेकिंग द नेसेसरी करेक्टिव एक्शन स्टेप्स, और नंबर 5 पर है कि यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर एनालिसिस का भी आप इसको एनालिसिस के नेम से भी आप इसको जो है वो हेडिंग दे सकते हैं आपकी। ठीक है। एनालिसिस करना यानी कि उसको फर्दर डिसीजंस में भी यूज़ करना, और रिसेंट जो आपके डिसीजंस हैं वो अप टू द स्टैंडर्ड किस तरह के हैं। ठीक है। तो बेटा अब हम कंट्रोलिंग के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो कंट्रोल का जो प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। कि आपने क्या करना है, आपने एम्प्लॉयज़ के लिए, यानी कि जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी में अब ओनर भी आ जाता है, CEO भी आ सकता है, बाकी डायरेक्टर्स जो हैं वो ओनर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ओनर्स ही हों। ठीक है। अब जैसे बिग बर्ड में हमारा एक प्रोजेक्ट था, तो हम वहाँ पे उसके डायरेक्टर के साथ मिले थे। मिलना तो हमने ओनर के साथ था क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट इस नवीयत का था, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि यू डोंट हैव द परमिशन टू हैव अ मीटिंग विद द CEO। तो हालांकि वो खुद डायरेक्टर था और उसका जो है वो शेयर भी था बिज़नेस में, लेकिन वो कहता कि मेरा शेयर जो है वो सिर्फ 30% का है, दैट्स वाई मेरे राइट्स भी जो हैं वो 30% तक ही जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तो एनी हाउ उसके बिहाफ तक, उसके लेवल तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसने हमें हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोवाइड की। बाकी हम जो है हम कोशिश कर रहे थे कि हमारी CEO से और पूरा उससे हो जाए, लेकिन नहीं हो सका, कुछ हमारे पास भी टाइम शॉर्ट था। तो एनी हाउ बेटा अब होता क्या है कि जो अपर अथॉरिटी होती है ना, अब यहाँ पे बात को करने का मकसद ये है कि जो अपर अथॉरिटी होती है, लाइक जो ओनर्स हो गए या CEOs हो गए, जो कि ज़्यादा शेयर होल्डर होती हैं बिज़नेस के, उनके पास भी राइट ऑफ डिसीजन, राइट ऑफ कंट्रोल और हर चीज़ का राइट जो है वो बिज़नेस के लिहाज से उनके पास ज़्यादा होता है।
फिर जाहिर सी बात है बाकी छोटे लेवल्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं या स्टॉक होल्डर्स भी अगर हैं, तो जाहिर सी बात है 10%, 20% या 30% स्टॉक होल्डर जो हैं वो 70% स्टॉक होल्डर के इक्वल तो नहीं हो सकते ना। तो लेकिन एनी हाउ उनके लिए भी जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना है, काम करने का तरीका सेट करना है, बिहेवियर सेट करना है, एटीट्यूड सेट करना है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारे ऑफिस में रहते हुए या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए किस किस्म का उनकी ड्रेसिंग क्या होगी। अब जैसे अगर बैंक्स का मैं आपको बैंक्स की बात करूं तो मीज़ान बैंक में अगर आप चले जाएं और पंजाब बैंक में इनकी जो है वो एक ही यूनिफॉर्म है, यानी कि सब लोग आपको एक ही तरह की ड्रेसिंग में नज़र आएंगे, ठीक है। तो दैट इज़ अ स्टैंडर्ड दैट द अपर अथॉरिटी हैव सेट फॉर देयर एम्प्लॉयज़ टू वर्क, ठीक है। तो इससे बाकी बैंक्स का मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा बाकी बैंक्स में आना जाना बहुत कम होता है ज़्यादा वास्ता इन्हीं बैंक्स के साथ पड़ता है। तो एनी हाउ तो बेटा ये वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होती हैं जिसमें आपके फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स भी सेट किए जाते हैं, आपका ड्रेसिंग स्टैंडर्ड भी सेट किया जाता है, आपका एटीट्यूड स्टैंडर्ड भी सेट किया जाता है, आपका बिहेवियर स्टैंडर्ड भी सेट किया जाता है, और ये सब चीज़ें मिल के जो है वो एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाती हैं, ठीक है। और फिर बाकी सारे एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इस स्टैंडर्ड के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से यूएसए का डॉलर जो है, जिसको यूएस डॉलर हम बोलते हैं, वो मार्केट में स्टैंडर्ड पोजीशन पे है, यानी कि किसी भी इकोनॉमी ने अगर अपनी इकोनॉमिक हेल्थ मेजर करनी है, अगर अपनी वैल्यू ऑफ करेंसी मेजर करनी है, तो वो किसके साथ कंपेयर करते हैं, डॉलर के प्राइस के साथ, कि डॉलर इतना जा रहा है, हम कहाँ पे हैं, ठीक है। सो वहाँ से फिर पता चलता है कि एक इकोनॉमी की हेल्थ कितनी है। सो एक स्टैंडर्ड जो सेट हो गया वो सेट हो गया, आपने फिर जब कंपेयर करना है तो आपने उसके साथ ही चीज़ों को कंपेयर करना है, उससे नीचे आप कोई दूसरा तीसरा स्टैंडर्ड जो है वो सेट नहीं कर सकते। अब जैसे डॉलर जो है वो सिर्फ यूएस का नहीं है, वो यूके का भी डॉलर है, कैनेडियन डॉलर भी है, जापानीज़ डॉलर भी, जापानीज़ येन है सॉरी, और जर्मन डॉलर भी है। लेकिन एनी हाउ वी कैन नॉट कंपेयर आवर करेंसी टू दीज सेकेंड लेवल डॉलर्स, वी हैव टू कंपेयर आवर करेंसी ओनली एंड ऑलवेज विद द यूएस डॉलर, ठीक है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अ कंपनी नीड्स टू सेट द स्टैंडर्ड्स बाय विच परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड, वही बात जो मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ। इन अ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इट मे बी सेल्स ग्रोथ और द क्वार्टरली सेल्स फिगर, ठीक है। यानी कि अगर आपने सेल्स को मेजर करना है और सेल्स का आपने स्टैंडर्ड सेट किया है, तो आप उसमें क्या देखते हैं कि सेल्स की ग्रोथ को देखते हैं। सेल्स की ग्रोथ को देखने के लिए आप क्वार्टरली जो है वो सेल फिगर्स को कंपेयर करते हैं। बेटा लाइक एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। 1 ईयर 12 मंथ्स का होता है, तो 4 3 बार 12, अगर एक माह जो है वो अगर एक क्वार्टर को 3 मंथ्स का सेट करें तो टोटल 4 क्वार्टर जो हैं वो एक साल के बनते हैं, ठीक है। सो अब ये क्वार्टर का मतलब, एक क्वार्टर का मतलब ये है कि 3 माह की परफॉर्मेंस, 3 माह की सेल्स, ठीक है। दूसरे क्वार्टर का मतलब है 6 माह की सेल, तीसरे क्वार्टर का मतलब है 9 माह की सेल, और चौथे क्वार्टर का मतलब है 12 माह, यानी कि पूरी एक साल की सेल्स, ठीक है। तो अब जब सेल्स के स्टैंडर्ड को आपने सेट करना है, लेट्स सपोज़ कि एक स्टार्टिंग में जब आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, तो मैनेजर्स ने या डायरेक्टर्स ने सेट किया कि एक साल के अंदर, यानी कि इन 12 माह में हमारी सेल के जो प्रोडक्ट की, यानी कि क्वांटिटी में, आइटम्स की क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, इनके नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, वो 5 लाख होंगे, ठीक है। वो क्या होंगे, वो 5 लाख होंगे। इट मीन्स कि इस 5 लाख को फर्दर आगे अगर 4 पे आप डिवाइड करते हैं, तो 4 को करें ज़रा, 5 लाख को 4 पे डिवाइड करें, कितना बनता है, आई थिंक 80,000 बनता है, नहीं 1,20,000 बनता है एक क्वार्टर का। तो इट मीन्स कि आपकी एक क्वार्टर की सेल जो है वो 1,20,000 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स। तो फिर जैसे जैसे आप अपनी सेल्स फिगर को कंपेयर करते जाते हैं, आपको पता चलता जाता है कि आया हमारी सेल ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। फिर अल्टीमेटली जो आपका पूरे ईयर का टारगेट होता है, आपको पता चल जाता है कि वेदर वी आर नियर टू अचीव अवर टारगेट और नॉट, ठीक है। Perhaps the managers will set the dollar amount to sales that are to be made in the quarter। अब सेल्स को भी अगर आपने अपने पाकिस्तानी रुपये में मेजर करना है या डॉलर्स में करना है, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी किस करेंसी में चल रही है।
ये उस पर भी डिपेंड करता है। बट आगे सेकंड जो प्रोसेस है, प्रोसेस डिटेल है, उसमें आ जाती है मयरिंग परफॉर्मेंस, यानी कि फिर इन सब परफॉर्मेंसेस को मैयर करना यूजिंग द प्रीवियस एग्जांपल। ये जो ऊपर आपको क्वार्टर सेल्स की एग्जांपल दिया और फिर डॉलर्स के साथ उसके मेजरमेंट की एग्जांपल दी है। यूजिंग द प्रीवियस एग्जांपल मयरिंग परफॉर्मेंस फॉर सेल्स विल रिक्वायर टेलिंग अप द नंबर ऑफ सेल्स मेड ड्यूरिंग द क्वार्टर। सेम वही बात जो मैंने आपको बता दी है कि एक क्वार्टर में आपकी सेल्स बनती हैं 1,20,000 या 1,15,000 आई थिंक, अगर आप 5 लाख के लिहाज से भी करते हैं। तो जब आप उन फिगर्स को टैली करेंगे अपनी टारगेट्स के साथ, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेजरमेंट कैसी चल रही है, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है। यू विल इजीली कम टू नो अबाउट दैट। अच्छा बेटा, अगला जो है वो कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। थर्ड जो स्टेप है वो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना कि एक्चुअली हो क्या रहा है। लेट सपोज अब ये तो आपने 1,20 का टारगेट तो बना लिया कि एक क्वार्टर में जो है यानी 3 मंथ्स में जो है वो हम 1,20,000 प्रोडक्ट सेल करेंगे, लेकिन क्या पता एक्चुअली वो आपकी 80,000 सेल हुई हों, वो 90,000 सेल हुई हों, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो टोटल 1,20,000 ना हो। तो उसमें आपने फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करना है कि एक्चुअल फिगर आपका कहाँ पे मैच कर रहा है। 80 पे मैच कर रहा है, 80 समथिंग पे मैच कर रहा है, 90 पे मैच कर रहा है, 70 पे मैच कर रहा है, 1 लाख पे मैच कर रहा है। इट विल डिपेंड अपॉन द ग्रोथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस टू सेट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। Now the difference between the set performance sales and the dollar amount of the actual sales made during the quarter must be determined। ठीक है, इसमें आप देखते हैं कि एक्चुअली सेल्स कितनी हुई है। आप जो है वो अपने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स को जो है वो यानी कि प्राइस ऑफ द वन प्रोडक्ट पे जब आप उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपकी ओवरऑल सेल्स पता चल जाएंगी। टेकिंग द नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस। अगर आपको लग रहा है कि आप एक क्वार्टर का टारगेट ही अचीव नहीं कर पाए, तो फिर आप आगे पूरे 1 साल का टारगेट कैसे अचीव करेंगे। तो फिर फर्स्ट क्वार्टर में ही ऑर्गेनाइजेशंस को पता चलना शुरू हो जाता है कि हमें जो है वो करेक्टिव मेजर्स को लेने की ज़रूरत है। तो फिर अगला जो स्टेप आता है वो आता है कि टेकिंग द नेसेसरी करेक्टिव एक्शन स्टेप्स। इफ़ द सेल्स वर मच बिलो, अगर सेल्स बहुत नीचे हैं द सेट लेवल, जो कि लेवल आपने सेट किया था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग एंड ट्राई टू करेक्ट इट। ठीक है, देन बेटा अगला आ जाता है यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोसेस टू सेट द फ्यूचर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। देन आपका ये पूरा जो एक प्रोसेस एक आपका चल पड़ा है कंट्रोलिंग का, वो आपको जाहिर सी बात है हेल्प आउट करता है कि अब अपने फ्यूचर में कैसे चलना है। ठीक है बेटा, ये आज आपका एक टॉपिक जो है वो कवर हुआ है। अगला जो है अब हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं आपके। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक बनता है वो है कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के बारे में। अब ये जो कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं ये बहुत ईजी हैं, आई थिंक मुझे बस नेम ही मेंशन करने चाहिए आप स्टूडेंट्स के साथ। बेटा कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, बेटा पहला कंट्रोल स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसमें सारा एटीट्यूड, बिहेवियर, जो सब काम करने का तरीका क्या होगा, काम करने का तरीका क्या होगा। ये बेटा सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, मेरी अब कैमरे के इमेज में नज़र पड़ी है। मैंने अभी ये लिखा है कि कंट्रोल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को मैं सिर्फ एस से या STA से मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में आपका बिहेवियर आ जाएगा, एटीट्यूड आ जाएगा, ड्रेसिंग आ जाएगी, ये सब चीज़ें जो है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में आ जाएंगी। काम कैसा करना है, एक दिन में कितना करना है, परफॉर्मेंस क्या जा रही है, ये सब चीज़ें। ठीक है बेटा, दूसरे नंबर पे मार्केट पोजीशन आ जाएगी कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केट पोजीशन क्या है। ठीक है, जैसे मार्केट के अंदर जो है वो 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं ना, 1 नंबर प्रोडक्ट, 2 नंबर प्रोडक्ट, 3 नंबर प्रोडक्ट हम बोलते हैं उसको, कि उसकी क्वालिटी को जो है वो मैयर करने के लिए। सो आपके जो प्रोडक्ट है उसकी पोजीशन मार्केट में 1 नंबर प्रोडक्ट पे लाई करी है, 2 पे करी है या 3 पे करी है। इट ऑल आल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेटजीज ऑफ द बिजनेस, कि उसने अपने प्रोडक्ट को रखा किस लेवल पे हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो एक है मैगी के नूडल्स और एक है सूप नूडल्स। ठीक है, अब मैगी के नूडल्स जो हैं वो स्टैंडर्ड में नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, वो सबको पता है कि उसका एक सेट स्टैंडर्ड है। कोल्सन भी आ जाता है, किनोर नूडल्स भी आ जाते हैं,
फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। उसके लिहाज से नीचे फिर अगर मैं उसकी बात करूँ कोल्सन की, तो कोल्सन भी आई थिंक कहीं ना कहीं फर्स्ट पे ही लाइक करता है। और उसके बाद जो है वो उनकी एक्चुअली नंबर ऑफ़ कस्टमर पे भी डिपेंड करता है कि कोई कस्टमर कितना ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है। अगर तो मैगी की नंबर ऑफ़ कस्टमर ज़्यादा हैं तो इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा प्रीवेलिंग है मार्केट में। अगर कोल्सन के हैं तो कोल्सन का भी पता, फिर वो ये सब चीज़ें आपकी एक्चुअली जो सेल्स होती हैं वो आपके प्रोडक्ट स्टैंडर्ड को भी सेट कर देती हैं। तो इसमें मार्केट पोजीशन आ जाएगी। नंबर 3 पे हम देखते हैं प्रोडक्टिविटी, कि आपके बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी क्या जा रही है, कितना वो ग्रोथ में जा रहा है, परफॉर्मेंसेस कितनी बेहतर हो रही हैं, लर्निंग कितनी बेहतर हो रही है, आया आप बिज़नेस को अपवर्ड मूव करें या डाउनवर्ड मूव करें। ठीक है, आगे नंबर 4 पे है बेटा लीडरशिप स्टैंडर्ड्स भी आ जाते हैं। लीडरशिप का भी आपने पूरा एक वो पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, उसमें भी पढ़ लेंगे, लेकिन लीडरशिप स्टैंडर्ड के आपने किस स्टाइल की लीडरशिप जो है वो रखनी है, तो जब स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में करेंगे वो आपका हो जाएगा। 5वें नंबर पे बेटा में हमारा आ जाता है पर्सनल डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स, PDS भी इसको बोलते हैं। पर्सनल यानी कि एक इंसान, एक एम्प्लॉय पर्सनली आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना डेवलप हो रहा है। ठीक है, और बेटा नंबर 6 पे लाइक जैसे आपने नॉर्मल किसी रेस्टोरेंट में जाना हो तो आप ज़्यादा बोदर नहीं करते अपनी ड्रेसिंग को ना, कि आप कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं, लेकिन अगर आपने जाना है PC में तो यू हैव टू वॉच ईच एंड एवरीथिंग, कि आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपकी लुक कैसी है, आप हर चीज़ को जो है वो फिर इसी तरह से बेटा ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। अगर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटे लेवल की है तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी जो है वो जाहिर सी बात है वो इतना बोदर नहीं करते अपनी ड्रेसिंग को, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है तो वहाँ पे फिर हर तरह से पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो होती है। बेटा आगे गोल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं कि आपके गोल किन स्टैंडर्ड्स पे आप जाके सेट करें और वो कितना अचीव हो रहे हैं। और नंबर 7 पे है सोशल कॉरपोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सोशल कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि आप अपनी सोसाइटी के लिए कितने बेनिफिशियल हैं। जैसे इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि कंपनीज़ जो हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं, अपनी प्रोडक्ट बनाती हैं, प्रोडक्टिविटी करती हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर मैदानों में ये जो केमिकल्स वाली फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो इट मीन्स कि ऐसी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनकी CGS यानी कि कॉरपोरेट गवर्नेंस बहुत लो है, यानी कि वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रही हैं, वो अपनी कम्युनिटी का, अपने मुल्क का, अपने लोगों का, अपने इर्द गिर्द के माहौल का फ़ायदा नहीं सोच रही। तो SCG इज़ ऑल अबाउट कि आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, आप सोशली अपनी इकोनॉमी के लिए क्या इम्पैक्ट छोड़े हैं, या आपका अपनी इकोनॉमी के इर्द गिर्द के लोगों के साथ किस तरह का आपका जो है वो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड। अब जैसे इंटरलूप जो है जो कंपनी है वो उसका SCG लेवल जो है वो बहुत अच्छा है। वो ना सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं, सैलरी देते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनकी फैमिली का ख्याल करना, उनको मेडिकल देना, उनको इंश्योरेंसेस देना, उनके बच्चों की फ़ीस जो है इवन इंटरलूप ने जो है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की बच्चों की फ़ीस जो है वो खुद बियर की हुई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हाउ यू आर ट्रीटिंग द पीपल अराउंड यू। तो बेटा ये आपका कंट्रोलिंग का हो गया। अभी जो हैं वो रहते हैं 10 मिनट हैं आपके लेक्चर के, तो हम लीडरशिप का जो है वो टॉपिक शुरू कर लेते हैं। बंद कर देना, अच्छा स्टूडेंट, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। वैसे बेसिकली मेरे तो ये था कि मैं आपको लीडरशिप का कॉन्सेप्ट दे दूँगी, लेकिन एनी हाउ ये पूरा एक टॉपिक है जो कि हम लेक्चर नंबर 20 में कर लेंगे। आज हम टीम बिल्डिंग की तरफ चलते हैं और ग्रुप बिहेवियर की तरफ चलते हैं, विच इज़ वेरी इजी। ये बिल्कुल वैसे कि जैसे आपकी क्लास में प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रुप बना दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स के लिए ग्रुप बना दिए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में भी बिल्कुल इसी तरह से ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है बेटा, ये टीम बिल्डिंग यहाँ से आता है। ठीक है, सो टीम वर्क इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। आप टीम वर्क को पढ़ लें या ग्रुप बिहेवियर को पढ़ लें, क्योंकि टीम वही होती है जो ग्रुप होता है, ग्रुप वही होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, सो टीम वर्क इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। अब जैसे आप लोगों को कोई असाइनमेंट दी जाए और उस असाइनमेंट के लिए आपका 4 लोगों का ग्रुप बना दिया जाए। अब हैं तो ये 4 लोग, लेकिन ये सब किसके लिए काम करेंगे, एक ही कॉमन गोल के लिए काम करेंगे। कोई इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करेगा, कोई टाइप्स प्रिपेयर करेगा, कोई स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करेगा, जो भी आपके टॉपिक के लिहाज से। इस तरह से करके हर एक का मकसद क्या होगा कि हमने एक टॉपिक जो है उसको कवर अप करना है। So team members are mutually responsible for reaching the goal toward
विच दे आर वर्किंग, यानी कि अब इस गोल की तरफ जो है उसको अचीव करना ये सबकी म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये किसी एक दो बंदे पे लागू नहीं होगी, ये सब पे इक्वली लागू होगी, ठीक है। टीम बिल्डिंग इज़ अ प्रोसेस मीन्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अब टीम बनाई क्यों जाती हैं, वो बनाई इसलिए जाती हैं, इसका मतलब ये होता है मीन्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, कि आप जो है वो अपने ऑफिस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंसेस को बेहतर करें। अगर किसी एम्प्लॉय को किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो जब टीम्स बनती हैं, ग्रुप्स बनते हैं, तो उसमें उस पर्सन को उस चीज़ का भी नॉलेज जो है वो हो जाता है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ द टीम एंड इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़ डिज़ाइंड टू फोस्टर द कम्युनिकेशन एंड इनकरेज कॉरपोरेशन, ठीक है। अब जैसे टीम ग्रुपिंग में क्या होता है कि अब मोस्टली कम्युनिकेशंस होती हैं, आप जिसको हम कहते हैं ना कि ग्रुप डिस्कशन जिसको आप बोलते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अगर आपको कोई असाइनमेंट दे दी गई है, कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया है, तो आप ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, आप सब लोग बैठ जाएंगे एक जगह पे और आप देखेंगे कि किसके पास कितना नॉलेज है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन का होना। और फिर जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ती है, इट मीन्स कि कम्युनिकेशन से आपको नॉलेज मिलता है तो आपकी कॉरपोरेशन में करिश पैदा होता है। आप फिर कोशिश करते हैं कि जहाँ पे पहले आपको ज़ीरो नॉलेज था, अब वहाँ पे आपको 20-30% 40% तक हो गया है, तो आप फिर उस 40% से भी एक तो आगे जाने की कोशिश करते हैं, दूसरा ये कि वहाँ जिस परसेंटेज तक आपको नॉलेज हो गया है, आप उसको भी बेहतर तरह से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बेटा आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ। अच्छा बेटा, अब इसका क्या है कि आपने एक अवॉइड पोटेंशियल डिस्प्यूट, आपने इसको जो है झगड़ों को रोकने के लिए, जो हलचल मच जाती है, काम का प्रेशर आ जाता है किसी एक दो बंदों पे, बाकी लोग जो है वो रिलैक्स करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए भी जो है वो आप टीम्स बनाते हैं। और फिर अपने वर्क में स्मूथनेस लाने के लिए भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं टीम्स को बनाने की, काम को जल्दी ख़त्म करने की, टाइमली ख़त्म करने की, कॉस्ट को लो करना जो है उसमें टीम बिल्डिंग उसको भी जो है वो लो करती है। तो ये सब रीजंस जो हैं चलती हैं बेटा। एनी हाउ अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ टीम्स की तरफ। थ्रू आउट द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम्स। जैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें डिफरेंट तरह की टीम्स होंगी दैट आर यूज टू अकम्प्लिश गोल। और ये टीम्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि आप गोल्स अचीव करें। टू ऑफ द मोस्ट कॉमन टीम वराइटीज़ आर प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम एंड द क्रॉस फंक्शनल टीम्स। आ गई ये टाइप्स ऑफ टीम है बेटा, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम आ गई, फिर जो है वो क्रॉस फंक्शनल टीम्स आ गई। ये दो टाइप्स जो हैं वो आपने पढ़नी है, विच आर मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के लिए से बात कर रही हूँ। इसमें मैं आप स्टूडेंट्स को जो है वो आपके लेवल की एग्जांपल नहीं दूंगी, इसमें जो है वो आप ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के लिहाज से एग्जांपल लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स, दीज टीम्स आर फॉर्म्ड फॉर अ टेम्पोरेरी पीरियड अंटिल अ प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है। एंड देन दे डिसबैंड, और फिर उनको क्या कर दिया जाता है, पहले उनको बैंड किया गया था, बाइंड किया गया था, यूनाइटेड किया गया था, फिर उसको डिसबैंड कर दिया जाता है। टीम मेंबर्स ऑफन कंसिस्ट ऑफ वन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टीम लेवल जो है वो टीम लेवल ऑफन कंसिस्ट ऑफ वन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि आपका अपर लेवल है, सेकेंड लेवल है, थर्ड लेवल है। अब इसमें जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आपने किए हैं तो उसमें जो है वो वेरी क्लियरली इस चीज़ का मतलब पता चल जाता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रुपिंग की जाती है, स्ट्रक्चर्स बनाए जाती हैं और किन बेसिस पे बनाए जाते हैं। लेट्स से द XYZ कॉरपोरेशन, ये किसी भी कॉरपोरेशन, किसी भी एक बिजनेस का नाम है, हैज़ लॉस्ट 10% ऑफ इट्स नॉर्थ अमेरिकन मार्केट शेयर, यानी कि उसका मार्केट शेयर जो वो गिर गया है टू MNO विजिस। बेटा MNO एक दूसरी टीम है और दोनों का काम क्या था, विजिस को डील करने का, ठीक है। अब इसमें से ये जो XYZ है उसका शेयर गिर गया है और MNO का इंक्रीज़ कर गया है। XYZ वांट्स टू गेट दिस बैक, XYZ जो है वो अपना शेयर वापस लेना चाहती है बाय इंक्रीजिंग सेल्स को बढ़ाते हुए अक्रॉस द नॉर्थ अमेरिका में। ऑल ऑफ द XYZs रीजनल सेल पीपल, अब यहाँ पे ग्रुपिंग का काम हो रहा है, टीम मेकिंग का काम हो रहा है कि जितने भी रीजनल सेल्स पीपल हैं विल बी कॉल्ड, उनको बुलाया जाएगा इन टू फॉर्म अ टीम, क्योंकि एक टीम बनाई जाए टू रीगेन दैट मार्केट शेयर, उस मार्केट शेयर को दोबारा से गेन करने के लिए। आल्दो देयर रीजनल फोकस विल रिमेन, लेकिन एनी हाउ उनका अपने अपने इलाके के लिहाज से जो रीजन है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो अलग से एक टीम बना दी गई है अपने शेयर को मेंटेन करने के लिए, वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होंगी, वो एक्स्ट्रा होंगी
होंगी। दे विल हैव टू वर्क टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द रिटेनिंग दैट मार्केट शेयर एंड व्हेन दे अचीव दैट गोल दे विल बी इंडिविजुअली वर्क ऑन मेंटेनिंग देयर होल्ड इन देयर मार्केट। ठीक है, जब वो अपने इस शेयर को अचीव कर लेंगे तो फिर वो इंडिविजुअली फिर उनको डिसबैंड कर दिया जाएगा और फिर वो अपना काम इंडिविजुअली करेंगे जैसे कि वो कॉल करने से पहले कर रहे थे। ठीक है, आगे है बेटा क्रॉस फंक्शनल टीम्स। दिस टाइप ऑफ टीम इज़ मेड अप ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब इसमें जो है वो सारे रीजनल यानी कि सेल के लोग थे ना, एक ही तरह के लोग थे, एक ही तरह का नॉलेज था उन्हें, एक ही तरह का एक्सपीरियंस था, तो वो सब चीज़ें जो है वो इकट्ठे अच्छे तरीके से कर सकते थे। लेकिन ये क्रॉस फंक्शनल है, इसमें हो सकता है आपके मैनेजर्स भी हों, आपके एम्प्लॉयज़ भी हों, डिफरेंट स्किल रखने वाले डेमोग्राफी के लोग भी आ जाते हैं, इसमें प्रोडक्शन के लोग भी आ सकते हैं, इसमें सेल्स के लोग भी आ सकते हैं, यानी कि डिफरेंट फंक्शंस के लोग जो हैं वो इसमें आएंगे। दिस टाइप ऑफ टीम इज़ मेड अप ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज ऑफ द बिजनेस एंड ऑफन फ्रॉम अ कॉमन मैनेजेरियल लेवल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैनेजेरियल लेवल जो है वो डिफरेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे मैनेजेरियल लेवल जो है बेटा, यहाँ पे मैनेजेरियल लेवल जो है वो एक मैनेजेरियल था, यहाँ पे एटलीस्ट वन मैनेजेरियल लेवल, यस। लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको कॉमन मैनेजेरियल लेवल रखना पड़ेगा। इफ़ अ शैम्पू कंपनी वांट्स टू ब्रिंग अ न्यू कंडीशनर to the market, a team will be formed and its members will consist of the managers from the different departments such as the brand management, product development, market research and the finance. It is also likely that there will be involvement by the marketing, communication and the design when the product come closer to being the launch. जब एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करने के बहुत करीब आ जाती है तो प्रोडक्ट एम ही नहीं बना दी जाती बेटा, उसमें जो है वो प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट भी होते हैं, उसमें मार्केट स्पेशलिस्ट भी होते हैं, उसमें कम्युनिकेशन का मतलब ये कि मार्केट में आपने अपने प्रोडक्ट को डिफ्यूज़ कैसे करना है, इस चीज़ का नॉलेज रखने वाले लोग भी होते हैं। इसमें जियोग्राफिक डिपार्टमेंट से बिलोंग करने वाले लोग भी होते हैं, डेमोग्राफिक डिपार्टमेंट से बिलोंग करने वाले लोग भी होते हैं। वो सब लोग अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज का बेहतर ओपिनियन देते हैं और फिर उन सब के ओपिनियन को मिला के जो है वो एक प्रोडक्ट यानी कि कंडीशनर बनाया जाता है। और इस कंडीशनर को बनाने के लिए एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हो सकता है। जब वो कंडीशनर बन गया, मार्केट में लॉन्च हो गया, तो फिर हो सकता है कि आपकी टीम को डिसबैंड कर दिया जाए। तो बेटा ये है आपका टीम, आज आपका लेक्चर नंबर 19 था जो कि हो गया है। अगर आपको किसी भी चीज़ की नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।